हेलो एंड वेलकम। तो आज हम पढ़ेंगे हैच एंड स्लैग पाथवे, या इसी का दूसरा नाम है C4 पाथवे। C4 पाथवे नॉर्मली C4 जो प्लांट होते हैं उनमें आते हैं, और जो हमारे C4 प्लांट होते हैं ये बेसिकली जीरोफिटिक प्लांट हैं, ट्रू जीरोफिटिक प्लांट हैं। और ये अडॉप्ट हो जाते हैं हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट के लिए, कि जहाँ पे गर्मी बहुत है और टेम्परेचर भी ज़्यादा है और बहुत ड्राइनेस है, उस अडॉप्टेड रहते हैं उस क्लाइमेट के लिए। अब कुछ एग्जांपल हमारे एनसीईआरटी में दिए हैं C4 प्लांट के लिए, जैसे शुगर कैन है, मेज है, सॉर्गम है, ये सारे C4 प्लांट हैं। अब C4 प्लांट में ऐसी क्या ख़ास बात होती होगी कि इनके प्लांट ऐसे अडॉप्टेड होते हैं। तो C4 प्लांट में एक ख़ास किस्म की एनाटॉमी है लीफ की, उसे हम क्रेंच एनाटॉमी बोलते हैं। क्रेंच एनाटॉमी की अगर हम कुछ फीचर्स की बात करें तो इनमें जो बंडल सीथ सेल होते हैं वो अरेंज होते हैं कई सारे लेयर में, तो उसको बोलते हैं कि एक रेथ फॉर्मेशन हो जाता है, रेथ मैनर में अरेंज होते हैं। और इनके जो मेसोफिल सेल और बंडल सीथ सेल होते हैं ये दोनों सेल आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। और जो बंडल सीथ सेल हैं, अगर स्पेसिफिक फीचर हम बंडल सीथ सेल के अंदर देखते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में या लार्ज नंबर में क्लोरोप्लास्ट होते हैं, लार्ज अमाउंट में क्लोरोप्लास्ट होते हैं। साथ ही साथ इनके जो वॉल हैं वो थिक वॉल होते हैं, और थिक वॉल होने का फ़ायदा क्या है कि ये इम्परवियस होता है गैसेस एक्सचेंज। और तीसरी इसकी फ़ीचर है कि इनके बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, तो आप लिख सकते हो नो इंटरसेलुलर स्पेस। ये तो कुछ फीचर्स थे C4 प्लांट की या क्रेंच एनाटॉमी की। इस फीचर की वजह से इनमें खास C4 पाथवे चल पाता है, C4 साइकिल चल पाता है। तो डायग्रामेटिकली हम समझते हैं क्या मैकेनिज्म होता है अब C4 पाथवे का। इसमें क्या होगा कि एटमॉस्फेयर से CO2 मॉलिक्यूल आता है, साथ में वाटर मॉलिक्यूल भी आता है, और वो कंबाइन होकर के बाइकार्बोनेट आयन बन जाते हैं HCO3-। और यहाँ पे हमारे पास फास्फोइनाइल पाइरुवेट या PEP आप बोल सकते हो, ये प्रेजेंट होता है। ये दोनों रिएक्ट करके एक 4 कार्बन का कंपाउंड बनता है, उसको बोलते हैं ऑक्सलो एसिटिक एसिड। ये 4 कार्बन का एसिड है, ये C4 एसिड आप बोल सकते हो, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पेप्केज। वहाँ पे हम C3 साइकिल में देखते हैं कि रिविस्को एंजाइम यूज होता है, यहाँ पे फास्फोइनाइल के लिए पेप्केज एंजाइम यूज होता है। अभी हमारा जो C4 एसिड बना है या ऑक्सलो एसिटिक एसिड बना है, ये एक NADPH एंजाइम को या NADPH को यूज करके ये कन्वर्ट हो जाता है मैलिक एसिड में, मैलिक एसिड में। इसको भी हम C4 एसिड ही बोलते हैं। और ये मैलिक एसिड ट्रांसपोर्ट हो जाएगा अब प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू, आ जाएगा हमारे बंडल सीथ सेल में। मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ, ये हमारा मेसोफिल सेल है और ये दूसरा हमारा बंडल सीथ सेल है। तो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू हमारा मैलिक एसिड आ जाता है, C4 एसिड ट्रांसपोर्ट होकर के बंडल सीथ में। अब यहाँ पे C4 एसिड का एक नया प्रोसेस होता है कि डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है। जो C4 एसिड है वो C3 एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो डीकार्बोक्सिलेशन होगा। डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, CO2 निकला, और ये जो CO2 मॉलिक्यूल है ये बंडल सीथ के अंदर अब C3 साइकिल चलाएगा। तो यानी C4 पाथवे में C4 साइकिल भी चल रहा है, C3 साइकिल भी चल रहा है। और पूछा भी जाता है आपसे कि C3 साइकिल जो बंडल सीथ में ही क्यों चल रहा है, आपके पास CO2 तो यहाँ पे भी आ रहा था मेसोफिल सेल में, लेकिन ये बंडल सीथ में क्यों चला? क्योंकि इसका रीज़न है क्योंकि यहाँ पे रिविस्को एंजाइम प्रेजेंट होता है। अब हमारा जो क्या डीकार्बोक्सिलेशन के बाद में जो 3 कार्बन का एसिड बना या C3 एसिड आप इसको बोल सकते हो, ये वापस से ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा हमारे मेसोफिल सेल में, और यहाँ पे हमारा C3 एसिड आ गया। अब इसके बाद C3 एसिड का रीजनरेशन होगा, और रीजनरेशन के लिए 2 ATP की ज़रूरत पड़ेगी। 2 ATP यूज करके ये वापस से पेप में कन्वर्ट हो जाता है, फास्फोइनाइल पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसमें भी वही सेम 2 सवाल पूछे जाते हैं कि प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन था और फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन बना। तो आप देख रहे हो जो हमारा एटमॉस्फेयर से CO2 आया है उसको एक्सेप्ट करने वाला मॉलिक्यूल फास्फोइनाइल पाइरुवेट है, तो यही हमारा प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है। और जो पहला प्रोडक्ट बना वो 4 कार्बन का था, तो ऑक्सलो एसिटिक एसिड, और 4 कार्बन का बना इसलिए इसको C4 साइकिल भी बोलते हैं। इसके लिए अगर हम बैलेंस शीट देखते हैं तो कुछ ऐसा दिखेगा कि एक साइकिल के लिए यहाँ पे आप देख पा रहे हो C4 साइकिल भी चल रहा है और साथ ही साथ में C3 साइकिल भी चल रहा है। तो जो C3 साइकिल में एनर्जी लगी थी वो तो लगेंगी सही, साथ में C4 में भी लगेंगी। तो C3 का हमें पता है कि एक साइकिल के लिए 3 ATP और 2 NADPH यूज होता है। हमें काउंट करना है कि C4 साइकिल में कितनी ATP लगी, तो हम यहाँ देख रहे हैं 2 ATP लग रही है एक साइकिल के लिए। या आप इसी को अगर मुझे एक ग्लूकोज बनाना हो तो कितने खर्चे आएंगे। अब अगर मुझसे पूछा जा रहा है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए कितना खर्चा आएगा, कितनी ATP की रिक्वायरमेंट हमें पड़ेगी, तो मल्टीप्लाई बाई आप 6 कर सकते हैं यहाँ पे, और फिर हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा 2 6 12 ATP, और 18 ATP एंड 12 NADPH हमें C3 साइकिल के लिए चाहिए। तो ओवरऑल अगर हम काउंट करें तो हमें 30 ATP और साथ में 12 NADPH की रिक्वायरमेंट होती है फॉर 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल
इसके बाद एक छोटा सा पाथवे और होता है, कैम पाथवे जिसको बोलते हैं। कैम पाथवे यानी आप इसको बोल सकते हैं क्रस्टेशियंस एसिड मेटाबॉलिज्म। एक खास किस्म के प्लांट होते हैं, ये भी जीरोफाइट के प्लांट हैं बट सकुलेंट प्लांट है, जैसे कैक्टस वगैरह प्लांट हो गए, ठीक है। अब इनमें खास बात ये है कि जो CO2 का फिक्सेशन हो रहा है वो रात में होता है। क्यों ऐसा होता होगा? क्योंकि ये प्लांट जीरोफिटिक है, पानी की कमी है, तो ये अपना स्टोमेटा रात में ओपन करते हैं, दिन में बंद रखते हैं। इससे 2 फ़ायदे हो रहे हैं कि दिन में अगर स्टोमेटा बंद है तो ट्रांसपायरेशन नहीं होगा, वाटर लॉस नहीं होगा, जो इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। और दूसरी चीज़ है कि रात में स्टोमेटा ओपन करते हैं तो CO2 मॉलिक्यूल भी इनको मिल जाता है, लाइट इंटेंसिटी कम होती है तो फोटो रेस्पिरेशन वगैरह भी नहीं होते। अब इनके लिए भी सेम क्वेश्चन है कि इनका प्राइमरी CO2 रिसेप्टर कौन होगा और इनका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन बनेगा। तो ये बिल्कुल सिमिलर होते हैं C4 प्लांट की तरह। जो प्राइमरी CO2 रिसेप्टर है वो इनके लिए भी सेम है, फास्फोइनॉल पायरुवेट, और जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा वो भी सेम है, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड। एक और चीज़ है, जैसे हमने अभी C4 साइकिल में डिस्कस किया कि इन C4 साइकिल के मेजोफिल में रिबिस्को एब्सेंट होता है और बंडल सेट में प्रेजेंट होता है, बट इस प्लांट में मेजोफिल में ही रिबिस्को और पेप्सकेज दोनों प्रेजेंट होता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। थैंक यू।